नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में, साथ में मूल संरचना का सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था केशवानंद भारती केस में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास के साथ में संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स थे, जितने भी संशोधन थे, वो आज की क्लास से समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आपसे कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की चर्चा की थी। आज की क्लास को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 की बात करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया भी गया है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में आया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा है, इसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। तो यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 क्या किया था इसने? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनकी जो सेवानिवृत्ति है यानी रिटायरमेंट की जो आयु सीमा है, वो किस वर्ष रिटायर होंगे? पहले 60 वर्ष था, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62 वर्ष। किस संविधान संशोधन से किया गया? 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से। इसके साथ में आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में 54वां संविधान संशोधन अधिनियम भी दिया गया है। तो ये जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन था। उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, तो इसीलिए हमने इसकी चर्चा कर दी है। पहला संविधान 15वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 की चर्चा करते हैं। और साथ में चूँकि यह जो संशोधन है ये आरक्षण से संबंधित है। आरक्षण के बारे में आप सभी लोग इस चीज़ को जान लीजिए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो आरक्षण कितने वर्ष के लिए दिया गया था? भारत का संविधान जब लागू किया गया तो आरक्षण को 10 वर्ष के लिए दिया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यह चीज़ आपको स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि जब भारत का संविधान लागू किया गया तब जो आरक्षण दिया गया एससी और एसटी कैटेगरी को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो आरक्षण दिया गया, सीटों में जो आरक्षण दिया गया, उसकी जो अवधि थी वो कितने वर्ष के लिए थी? 10 वर्ष के लिए थी, जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में। इसका मतलब है कि 1960 तक यह आरक्षण चलेगा। और इसको बढ़ाने के लिए ये बोला गया कि अगले जो है आगे अगर बढ़ाना है तो एक संविधान संशोधन के माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं। चूँकि सरकार को बढ़ाना था, 10 साल में कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में लाया गया था। याद करने का आसान सा तरीका है, 1950 में 10 वर्ष के लिए दिया गया। अब 10 वर्ष बाद 1960 में 8वां संविधान संशोधन लाया गया। किसके लिए? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये पहला संविधान संशोधन था जो आरक्षण को बढ़ाया, 8वां, इसलिए आपका महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है हर 10 साल पे संविधान संशोधन कर करके आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। लेकिन साथ में और एक चीज़ यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जब संविधान लागू किया गया तो किसके लिए आरक्षण था? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीट था, आरक्षित सीटें थी, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें थी। और लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व का भी व्यवस्था किया गया था, यानी एंग्लो इंडियन को भी रिजर्वेशन दिया गया था। तो इन 3 कैटेगरीज के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था। हर 10 साल पे इनको रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाता था। पिछला जो संविधान संशोधन हुआ है आरक्षण से रिलेटेड, उसको बोलते हैं 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। ये 2020 में आया है। जाहिर सी बात है 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, तो 2020 में यह अधिनियम आया है 10-10 साल पर। तो 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम जो 2020 में आया है वो किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। इसने पहला काम तो ये किया है कि एंग्लो इंडियन का जो नामांकन है या आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया है। तो ये आपसे 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा किया था कि आरक्षण 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन?
SC कैटेगरी के लोगों को, ST कैटेगरी के लोगों को और एंग्लो इंडियंस को। लेकिन एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि इनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं बचा है, संख्या नाम मात्र की है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत जो है एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया जाता था, वो समाप्त हो चुका है। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का जो नामांकन होता था, आरक्षण होता था, वो भी समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता था पहले, तो अनुच्छेद 331 भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 भी समाप्त कर दिया गया। 17वीं BPSC प्रीलिम्स में दोनों एग्जाम्स में ये पूछा गया था। तो ये आपको 2 बार ये सवाल पूछा गया था एक ही परीक्षा में। जो दिसंबर में परीक्षा पहली वाली हुई थी, आप वहाँ पर इस सवाल को देख भी सकते हैं। तो 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2020, इसने पहला काम क्या किया? आरक्षण को बढ़ा दिया SC और ST कैटेगरी के लिए। साथ में जो है एंग्लो इंडियंस का आरक्षण को समाप्त कर दिया। अब इनको आरक्षण नहीं मिलेगा सीटों में, लोकसभा और विधानसभा में। अब हम बात करते हैं तो 104 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब कोई ख़त्म करने जैसा कुछ इसमें है। ये एक प्रक्रिया ही रखी गई जब संविधान लागू हुआ कि हम 10-10 साल के लिए देंगे, जब तक ज़रूरत होगा तब तक देंगे, इस तरीके से बातें हुई। अब चूंकि सरकार ने समय के साथ में उतने अच्छे तरीके से नीतियों को इम्प्लीमेंट किया नहीं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा विवाद का भी विषय बनता रहा है, राजनीति का भी विषय बनता रहा है। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2020 क्या किया इसने? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है। साथ में एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है अनुच्छेद इससे कौन सा संबंधित है। तो अनुच्छेद 330 लोकसभा में, अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान करता है। तो अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो आप बोलेंगे लोकसभा में 330 और राज्य विधानसभा में 2 बढ़ा दीजिए। तो अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो सीटों का आरक्षण का प्रावधान है वो इन दोनों अनुच्छेदों में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 103 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आरक्षण से ही संबंधित है। तो 103 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया जाता है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे, सवर्ण थे एक हिसाब से कह लीजिए, तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे जिनको आरक्षण नहीं मिलता था इससे पहले, EWS कैटेगरी बोला गया इनको, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोला गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये 103 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है जो EWS से जुड़ा हुआ है। तो 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 103 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। अब हम बात करते हैं 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, चूँकि ये भी आरक्षण से संबंधित है। ये आया था 2023 में। ये नवीनतम संविधान संशोधन है। ये अभी तक का नवीनतम, जब हम आपकी क्लास ले रहे हैं तो ये नवीनतम संविधान संशोधन है। 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में पारित हुआ। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 जो सीटें हैं उसके आरक्षण का प्रावधान करता है। कहने का मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 33 सीटें किसको जानी चाहिए? महिलाओं को। कहाँ कहाँ पर? लोकसभा में और राज्य विधानसभा में। तो लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3, राज्य विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3, 33% महिलाओं को मिलना चाहिए। इस आरक्षण की व्यवस्था करता है 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से भी जाना जाता है। आरक्षण की अवधि जो है ये 15 वर्षों के लिए की गई है, यानी जब भी लागू होगा। अभी ये लागू नहीं हुआ है, इसमें भी बहुत राजनीति हो रही है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो अभी आरक्षण की जो अवधि वो 15 वर्ष के लिए होगी, लेकिन जब लागू होगा तब, अभी लागू नहीं हुआ है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 जो था वो पारित होने के बाद 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बना। तो अगर मान लीजिए आपको संशोधन अधिनियम ना देकर विधेयक दे देगा तब आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिए कि 106 संविधान संशोधन अधिनियम पूरे हुए, पारित हो गए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी विधेयक रहे हों, संविधान संशोधन विधेयक रहे, सारे के सारे जो है वो अधिनियम ही बन जाएंगे। तो सारे के सारे विधेयक अधिनियम तो बन नहीं सकते, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से रह जाएंगे। हो सकता है राज्यसभा सपोर्ट ना करे, हो सकता है सरकार भंग हो जाए, हो सकता है जो है कुछ दिक्कतें हो जाए। तो इस वजह से
ओवरऑल आज तक 128 संविधान संशोधन विधेयक लाए गए हैं। ओवरऑल आज के डेट में 106 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं। तो 128वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक था, यही बना है 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम चर्चा करते हैं। अब आते हैं 105 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आपसे जो है, आप जब टीजीटी का टीआरई 3 का पेपर देखते हैं तो वहाँ पर यह सवाल पूछा गया है। टीजीटी का टीआरई 3 का जब आप पेपर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो वहाँ पर यह सवाल पूछा गया है। 105 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में आया था। राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के पहचान करने की शक्ति को ये पुनः प्रदान करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सहित, यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, इनकी पहचान करने की जो शक्ति है राज्य सरकार को, वो वापस से इनको दे दी गई है। और हम जो बात कर रहे थे प्रश्न की, वो ये वाला है जो टीजीटी में पूछा गया है। ऊपर वाला जो है अन्य कहीं पे पूछा गया है। टीजीटी वाला जो सवाल है, टीजीटी में 9th 10th सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में टीआरई 3 में पूछा गया था। 102 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2018 पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से इसको जाना जाता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया किसने? 102 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। फिर अनुच्छेद 340 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपसे पूछा भी गया है सिविल सर्विसेज में। अनुच्छेद 340 क्या कहता है? अनुच्छेद 340 कहता है कि राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन की नियुक्ति करने का अधिकार है। तो याद रखिएगा कि पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की या पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 340 के माध्यम से। अब आरक्षण से संबंधित जो भी संविधान संशोधन थे वो समाप्त हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। 101 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम आपका जीएसटी से, यानी वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ा हुआ है। तो वस्तु एवं सेवा कर को भारत में जो लाया गया वो 101 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम से लाया गया था। फिर 100 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2015, ये बांग्लादेश और भारत की सीमा की पुष्टि करता है। तो इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से 100वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था? भूमि सीमा समझौता था, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974, जो कि काफ़ी समय से जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी दोनों देशों के बीच में। तो किया क्या गया कि बांग्लादेश और भारत की सीमा को ठीक करने के लिए, भारत के बॉर्डर के पास में से कुछ हिस्से जो है, कुछ छोटी छोटी कॉलोनीज कह लीजिए, कुछ हिस्से जो है बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश में से कुछ हिस्से भारत की तरफ शिफ्ट किए गए। मतलब एक तरीके से भूमि सीमा समझौता हुआ ताकि दिक्कत ना हो, आगे चलकर दिक्कत ना हो, बाउंड्री ठीक हो जाए, क्योंकि उस वजह से बाउंड्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। भूमि सीमा समझौता 1974 का था, लेकिन अमल में ये कब आया है? 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से। तो ये क्या करता है? बांग्लादेश और भारत की सीमा की पुष्टि करता है। फिर बात करते हैं, अब हम वापस से आते हैं शुरुआती जो हमारे अधिनियम रहे हैं। अब हम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम से शुरू करेंगे और 97 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है यहाँ तक जाएंगे। जो महत्वपूर्ण है उनकी हम चर्चा करेंगे। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था। पहला चीज, राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। और ये समय चल रहा था इंदिरा गांधी जी का, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और इनका बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से विवाद भी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के साथ में बहुत ज़्यादा विवाद भी चला इनकी सरकार का। उसके बाद जो है जेपी का आंदोलन भी होता है और उसके बाद इमरजेंसी का भी बैकग्राउंड आता है, आपातकाल की भी घोषणा की जाती है इंदिरा गांधी सरकार के अंतर्गत, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 क्या करता है? राष्ट्रपति को बाध्य कर देता है कि आपको संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देना ही होगा, हस्ताक्षर करना ही होगा। ये हमने आपसे पहले भी चर्चा की है। तो ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य होता है, अनिवार्य होता है।
क्लियर है। आगे हम चर्चा करते हैं 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की। तो हुआ क्या था, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था गोलकनाथ केस में। तो गोलकनाथ केस में जो फैसला सुनाया था, गोलकनाथ फैसला 1967 में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, संसद के पास संविधान के माध्यम से किसी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति नहीं है। यानी संसद के पास मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति नहीं है। इसी से जो है गोलकनाथ फैसले के जवाब में संसद द्वारा, इंदिरा गांधी की संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन विधेयक जो है कानून लाया गया। तो 24वां संविधान संशोधन लाया गया। इसने क्या किया, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया कि आपको किसी भी हाल में अगर आपके सामने संविधान संशोधन विधेयक पहुंचता है तो आपको सहमति देना अनिवार्य है, आपको बाध्य होना पड़ेगा। तो एक प्रकार से ज़बरदस्ती थी, लेकिन उस समय पे यह कर दिया गया था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। 24वां संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन ने क्या किया, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति थी उसको वापस से बहाल कर दिया। यानी कि जो एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, जो यहाँ पे एक लिमिट लगा रहा था गोलकनाथ फैसला, इसने क्या बोला था, मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति नहीं है। तो लेकिन 24वां संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को बहाल कर दिया कि संसद पारित कर देगी, राष्ट्रपति बाध्य है, कैसे नहीं करेंगे, तो हम इस तरीके से कर ले जाएंगे। तो ये कहानी है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की। फिर बात करते हैं 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया ये साहसिक फैसला था। भारत उस समय आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा था। काफ़ी समय से, जब से भारत आज़ाद हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं सरकार के पास, और बहुत ज़्यादा कोई सोर्स भी नहीं था पैसा आने का। तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी। और हो क्या रहा था, भारत के आज़ाद होने के बाद जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया। आपको मालूम है, इनके जो पूर्व शासक थे, यानी देसी रियासत के जो शासक थे, इनको पेंशन दिया जाता था। एक प्रकार से इनको पेंशन दिया जाता था, इनको पैसा दिया जाता था, सुविधाएं दी जाती थी, इनको प्रिवी पर्स बोला जाता है। तो जो सुविधाएं देसी रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाती थी, इनको प्रिवी पर्स बोला जाता था। विशेषाधिकार वगैरह जो भी व्यवस्थाएं दी जाती थी, जो भी प्रोटोकॉल्स इनके होते थे इनकी सेवा वा कराने के लिए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से क्या किया, देसी रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स को ही समाप्त कर दिया। प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। और इसके बाद जो भी देसी रियासत के पूर्व शासक थे, इनकी जितनी भी अय्याशी थी, जितनी भी ये मौज में थे, सारा का सारा खत्म हो गया। वापस से ये कहने का मतलब है कि अब ये लाइन में आ गए। चूँकि अभी तक जो है पूरी तरीके से जनता के पैसे पे प्रिवी पर्स के माध्यम से, विशेषाधिकार के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे थे। जनता पिसी जा रही थी आर्थिक कमजोरी में, लेकिन ये अपना अच्छे से इनकी व्यवस्था चल रही थी। ये हटा दिया गया 26वें संविधान संशोधन अधिनियम। क्या किया इसने, देसी रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। अब हम आते हैं 38, 39 और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं। 38, 39, 42 याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपातकाल लागू होने के बाद जारी किए गए थे। आपातकाल जब लागू हो गया था आपातकाल जब लागू हो गया था तो भारत की संसद ने, इंदिरा गांधी सरकार ने कुल मिलाकर लगभग तीन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए थे। इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण है वो 3 हैं, 38, 39, 42। तो 38, 39, 42 याद रखिएगा। जब आपातकाल लागू हो गया था उसके दौरान, आपातकाल लागू होने के दौरान इन तीनों संशोधनों को लाया गया था। इस वजह से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कार्यपालिका को मजबूत किया जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपातकाल के दौरान लाया गया था 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में। आपको मालूम है आपातकाल कब आया था, 1975। तो 1975 में 38वां संविधान संशोधन आया। आपातकाल के लागू होने के अगले महीने यानी जुलाई 1975 में आया था। राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों को इसने बढ़ा दिया। अब अध्यादेश शक्तियाँ क्या हैं, आपको हमने बताया है पहले भी कि अगर संसद राज्यपाल के संदर्भ में देखेंगे तो राज्य विधानसभा, तो राष्ट्रपति के लिए संसद और राज्यपाल के लिए राज्य विधानसभा, अगर दोनों सत्र में नहीं है, यानी इनका सत्र नहीं चल रहा है, सत्र इनका नहीं चल रहा है, तो जब कानून बनाने की शक्ति जो है वो टेम्परेरी रूप से राष्ट्रपति के पास होती है संसद के संदर्भ में, राज्यपाल की होती है राज्य विधानसभा के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, जब संसद सत्र में ना हो।
ऐसे राज्य विधानसभा जब सत्र में नहीं होगी तो राज्यपाल अध्यादेश शक्तियों का प्रयोग करते हैं टेम्परेरी कानून बनाने के लिए। क्योंकि अगर संसद जो है सत्र में नहीं है तो कानून अगर बहुत जरूरी है तो कैसे बनेगा। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों को बढ़ा दिया गया 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इनको और मजबूत कर दिया गया। सरकार अपने लिए मजबूत कर रही थी। आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन से भी मुक्त कर दिया। चूँकि कोर्ट से लगातार जो है कन्फ्रंटेशन चल रहा था, लगातार सुप्रीम कोर्ट से सरकार का जो है सामना चल रहा था, लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है संसद जो भी फैसला ला रही थी, संसद जो भी कानून ला रही थी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी थी भी, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझ के कर रही थी। तो इस वजह से हो क्या रहा था, काफ़ी समय से 1971 के बाद से ही बहुत ज़्यादा तल्खी आ गई थी सुप्रीम कोर्ट में और भारत सरकार में। तो इसलिए अब यहाँ पर जब न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त कर देंगे, यानी आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त कर देंगे, इससे होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है आपातकाल की उद्घोषणा चाहे अच्छे सेंस में की गई हो चाहे खराब सेंस में की गई हो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। तो 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या क्या किया, राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों को बढ़ाया। आपातकाल की उद्घोषणा को, चूँकि अभी हमने आपको बताया जून में जो है आपातकाल लागू किया गया, जुलाई में यह कानून आया, तो आपातकाल की उद्घोषणा को ही न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच अब नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसकी जांच नहीं कर सकता है। अब आते हैं 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। आपातकाल के दौरान यह भी पारित हुआ था, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में आपके संख्या में मेंशन है 38, 39, 42, तो आप 39 भी देख लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायपालिका की समीक्षा जांच से बाहर कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात, तो 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ, आपको मालूम भी होगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस भी भारत सरकार द्वारा 25 जून को घोषित किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। तो 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया जाता है। उसके बाद अगले महीने यानी जुलाई महीने में 38वां संविधान संशोधन लाया जाता है। सबसे पहले जो आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने करवाई थी राष्ट्रपति के माध्यम से, उसको सेफ करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त करा देते हैं, या न्यायिक समीक्षा, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर देते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना कर पाए, सुप्रीम कोर्ट इसको जो है रद्द ना कर पाए। साथ में राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों को बढ़ा देते हैं। इसके बाद 1975 में ही सरकार को थोड़ा और लगता है, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। एक चीज़ आपको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा कि जो है 12 जून 1975 को एक घटना होती है। वो क्या घटना थी, जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इनका जो इलेक्शन इन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय, उसकी वैधता को सवालिया निशान उठाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इनका जो कैंडिडेचर था इनको रद्द कर दिया था। इनका मतलब है इन्होंने जिस सीट से चुनाव लड़ा था उसको ही कैंसिल कर दिया था। तो एक प्रकार से इनका प्रधानमंत्री पद का जो पोस्ट है वो भी खतरे में आ गया था। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो इंदिरा गांधी का समाप्त कर दिया गया था, कि जो इन्होंने चुनाव लड़ा था उसको रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसी के पृष्ठभूमि में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा, और अपनी खुद की पोजीशन को सेव करने के लिए इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नाम में जोड़ दिया कि केवल अगर खुद का करेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि केवल अपना ही सेव कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को भी सेव कर लिया, उपराष्ट्रपति को भी सेव कर लिया, खुद को यानी प्रधानमंत्री को भी सेव कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष भी चूंकि इन्हीं के सरकार का था, तो इन 4 महत्वपूर्ण पदों पे आसीन लोगों को जो चुनाव है, इनका जो भी चुनाव होगा, इसको न्यायपालिका की समीक्षा जांच से बाहर कर दिया। तो आप समझ गए होंगे 39वां संविधान संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को एक बार इस चीज़ का सामना करना पड़ा 12 जून 1975 को, जब उनका ही कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया। जब समीक्षा जांच से बाहर कर देंगे तो फिर कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट इनकी जाँच ही नहीं कर पाएगा। जाँच नहीं कर पाएगा तो इनके ऊपर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। तो 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में लाया गया आपातकाल के जो है बाद। फिर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन
सबसे ज़्यादा यह जो संशोधन है सबसे ज़्यादा विवादास्पद भी रहा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। साथ में भारत का जो मूल संविधान है, जो 1950 में लागू हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा संशोधन करने का जो श्रेय जाता है, एक ही बार में सबसे ज़्यादा जो संशोधन करने का श्रेय जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जाता है। इस वजह से 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, इंग्लिश में मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। क्यों? क्योंकि इसने भारत का जो मूल संविधान था उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए थे। भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप था उसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए थे। उदाहरण स्वरूप प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों को नए सिरे से जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए थे। नगर पालिका के अधिकार, न्यायपालिका के अधिकार को कम भी किया गया था। इन सभी के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रावधान भी इसके आपको ध्यान रखने हैं परीक्षा दृष्टि से। चलिए अब हम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आपसे चर्चा करते हैं। TRE 3 में, PRT में यहाँ से सवाल पूछा गया था। चलिए सबसे पहले हम मुख्य प्रावधानों की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संभावना बनती है, अगर विकल्प में आपके 42वां संविधान संशोधन है तो आपको सीरियस हो जाना पड़ेगा। जैसे हमने आपको समझाया महात्मा गांधी जी का कि कहीं वो ऑप्शन में दिख जाए तो आपको गंभीर हो जाना चाहिए कि क्या वो हैं या नहीं है, आपको कंफर्म करना होगा। ऐसे ही 42वां संविधान संशोधन अगर आपको विकल्प में दिखे तो आप सतर्क हो जाइए कि कहीं यहीं से तो सवाल नहीं है। चलिए आते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। किस अधिनियम में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई? अगर आपसे ऐसे पूछे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कैसे किया इसने? संसद की सर्वोच्चता को कैसे स्थापित किया, किसके ऊपर स्थापित किया? तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के ऊपर। संसद की सर्वोच्चता किसके ऊपर स्थापित की गई? न्यायपालिका के ऊपर। लिख लीजिएगा, न्यायपालिका के ऊपर स्थापित की गई संसद की सर्वोच्चता। कैसे की गई? तो संसद में कानून बनाकर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र था, यानी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था, उसमें कटौती कर दी गई, सीमित कर दिया गया। पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कमज़ोर करने का प्रयास किया गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जो हथियार होता है, सबसे बड़ा जो पावर होता है, वो न्यायिक समीक्षा होता है। अगर न्यायिक समीक्षा ही नहीं कर सकता है कोर्ट, तो फिर संसद कुछ भी गलत सलत कानून लाएगी और सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके देखता रहेगा। तो इसलिए संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई, न्यायिक समीक्षा को सीमित कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो था वो और भी सीमित कर दिया गया। आपके TRE 3 में क्या सवाल पूछा गया था कि किस अधिनियम में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायपालिका को संसद के अधीन ला दिया? तो संसद के अधीन कौन ले आया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आप समझ गए होंगे, संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई न्यायपालिका के ऊपर। इसी को घुमा के आपसे पूछा था TRE 3 PRT में कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायपालिका को संसद के अधीन ला दिया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रावधान, संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ये हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है। संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र जो संशोधन किया गया है वो यही है जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। फिर हम बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। उस भाग का नाम रखा गया भाग 4A। इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में 4 का बोलिए। तो भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को किन समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। हमने आपसे पिछले क्लासेस में चर्चा किया है मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था। जब यहाँ पे लाया गया था तो USSR का संविधान कहिए या रूस का संविधान कहिए, USSR का संविधान कहिए या रूस का संविधान कहिए, यहीं से 10 मौलिक कर्तव्यों को
जो है प्रेरित होकर 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A 4 को जोड़ा गया, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को। फिर बात करते हैं हम संविधान के भाग 4 जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व हैं, याद करने का आसान सा तरीका है 39A 43A 48A, 39 का 48 का 43 का। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इंग्लिश में ए, हिंदी में का। तो 39 का 43 का 48 का, आप का के रूप में भी इसको संबोधित कर सकते हैं। तो 39A 43A 48A ये किसके माध्यम से जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। 39A में क्या बोला गया है? समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता महत्वपूर्ण है। 43A में औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 48A में पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा की बात की गई है। इससे रिलेटेड आप मौलिक कर्तव्यों में भी देखते हैं, एक मौलिक कर्तव्य ऐसा भी है जो पर्यावरण से रिलेटेड है, वो जनता की कर्तव्य को बताता है कि जनता को भी पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। तो ये आपका डीपीएसपी है, 3 डीपीएसपी जोड़े गए हैं, 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे भाग 4 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अब हम बात करते हैं अगले प्रावधान की। तो 42वां संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है। ये भी सवाल टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो टीजीटी पॉलिटिकल साइंस टीआरई 3 में यह सवाल पूछा है। 42वें संविधान संशोधन की ही चर्चा चल रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस रेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के नेतृत्वकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। उनकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति को, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति को काम करना होगा। ऐसा किसने बोला? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। पहले भी हमने चर्चा किया इस बारे में। तो 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। कौन कौन थे? शिक्षा, वन, वजन और माप, वन, पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन। यहाँ पर 2 मिलते जुलते हैं, वन और वन्य पशु। तो याद रखिएगा, जंगल भी, जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी, दोनों का संरक्षण हमें करना है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, वजन और माप, वेट और मेजर्स, न्याय प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी जो भी कोर्ट्स हैं उनके लिए। और इसको हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है, समवर्ती सूची में इनको डाल दिया गया। समवर्ती सूची में डालने का मतलब क्या है? केंद्र सरकार भी अब इस पर कानून बना सकती है। राज्य सरकार तो बना ही सकती थी, केंद्र सरकार भी अब बना पाएगी। तो समवर्ती सूची में जाने का मतलब यही होता है। आगे हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई। बहुत गलत प्रावधान था, आगे चलकर इसको हटा लिया गया। 44वें संविधान संशोधन से हटा लिया गया था। तो राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडलों के सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। फिर हम आगे बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया था, यानी 5 साल से 6 साल कर दिया था अस्थायी रूप से। तो किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया था? तो 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। चूँकि आपातकाल के दौरान ये लाया गया था, आपातकाल को बहुत तगड़े से लागू करना था, इसीलिए सरकार अपने फेवर की जितनी भी चीज़ें थी वो कर रही थी। कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई, कुछ खराब भी चीज़ें हुई, जिसमें आपने ऊपर वाला पॉइंट देखा जो कि बहुत ख़राब है, ये भी बहुत ख़राब था। फिर हम बात करते हैं, ये भी जो है अगले 44वें संविधान संशोधन से हटा लिया गया था, वापस ले लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी थी। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले 1973 में मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आपको नोट नहीं करना, आगे क्लास में आएगा। तो 1973 में मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती मामले में। उसमें ये बोला गया कि मौलिक अधिकारों
को जो है बचा के रखना है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन का प्रावधान, उसमें एक लिमिट लगा दिया गया मूल संरचना के नाम से, यानी संविधान का जो मूल संरचना है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मौलिक अधिकारों पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया 1973 के फैसले से। उसी को चुनौती देते हुए 1973 के केशवानंद भारती के फैसले को चुनौती देते हुए 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दे दिया इसने। इसका मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करते हुए अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वो जायज़ माना जाएगा। ये इस कानून के माध्यम से। ये भी गलत था एक हिसाब से कि आप अंधाधुंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पालन कराने के लिए जनता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। लेकिन इस अधिनियम ने प्राथमिकता दे दी किसको? मौलिक अधिकारों के ऊपर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इसने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया, घोषित किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई भी सीमा नहीं है, कुछ भी संविधान में संशोधन कर सकती है भारत की संसद। ऐसा घोषणा किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। आपातकाल चल रहा था, उसी संदर्भ में यह भी एक खराब प्रावधान था जो आगे चलकर हटा लिया गया। इसके अनुसार डीपीएसपी को लागू करते समय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना का जो नया सिद्धांत था 1973 में आया था, उसी के जवाब में या उसी के चुनौती के रूप में संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया था। तो अगर आपसे पूछे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद किसके विरोध में लाई थी, तो 1973 के मूल संरचना सिद्धांत 1973 के मूल संरचना सिद्धांत का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती केस में, उसी के जवाब में लाया गया था। फिर हम आगे बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के सृजन का भी प्रावधान किया। तो एक नई अखिल भारतीय सेवा की बात की गई जिसका नाम था अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। किसके द्वारा लाया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक प्रावधान और भी था, अनुच्छेद 352, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 में कुछ परिवर्तन किए गए जिसके अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है पूरे देश में भी लागू हो सकती है और देश के केवल एक हिस्से पर भी लागू हो सकता है। तो पूरे देश पर भी लागू कर सकते हैं, देश के किसी एक हिस्से पर भी लागू कर सकते हैं, ये भी परिवर्तन किया गया। अब यहाँ पर ख़त्म होता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपने देखा कितना बड़ा अधिनियम था, इसीलिए इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किए गए। विशेष रूप से ये विवादास्पद रहे थे। 25 जून 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर, इनकी कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की, ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। तो आप किसका चुनाव करेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि जो है आपातकाल की घोषणा का अधिकार केवल और केवल किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको होता है? केवल और केवल राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री, उनकी जो कैबिनेट है, उनकी जो मंत्री परिषद है, वो सलाह दे सकती है राष्ट्रपति को, लेकिन घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के राष्ट्रपति थे जब इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लागू रहा। कुल 21 महीने, कुल कितने महीने? 21 महीने आपातकाल लागू रहा। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जनता पार्टी सत्ता में आती है। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? जनता पार्टी से मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के नेता भी बनते हैं मोरारजी देसाई। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए वो कांग्रेस के से ही थे। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिलता है। 1978 में जो है मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा एक संशोधन लाया जाता है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। मुख्य रूप से 42वें संविधान संशोधन के विवादास्पद प्रावधानों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया जाता है। आइए चलते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की चर्चा पे। सबसे पहला था मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था?
44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत वर्तमान में क्या है ये, तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में मेंशन है तो संवैधानिक अधिकार तो है ही, साथ में कानूनी अधिकार भी है। तो संवैधानिक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार। पहले ये मूल अधिकार था, इससे फिर दिक्कत होने लगी जब भूमि सुधार लाया गया भारत में। 9वीं अनुसूची में जब भूमि सुधार डाला गया तो भूमि सुधार को लागू करने में मौलिक अधिकार अड़चनें आ रही थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय मौलिक अधिकार था। अब जब तक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, भूमि सुधार आप कैसे कर सकते, जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है आप उससे ज़मीन कैसे ले पाएंगे। तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। ये इसलिए किया गया था ताकि जो अभी तक जो है कार्यपालिका यानी सरकार, संसद, कार्यपालिका विधायिका एक तरफ कर लीजिए और दूसरी तरफ न्यायपालिका, इसके बीच में जो है जो एक लगातार द्वंद्व चल रहा था। देखिए संसद क्या कर रही थी, संसद कह रही थी कि मूल अधिकार में हम संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। कोर्ट क्या कह रहा था, कोर्ट कह रहा था आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। काफ़ी लंबे समय, और ये किस वजह से चल रहा था, तो ये केशवानंद भारती का केस था, लंबा चौड़ा, इसी से भूमि सुधार से वो भी रिलेटेड था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया कि मूल अधिकार से इसको समाप्त कर देते हैं, इससे भूमि सुधार जो भी दिक्कतें हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक कानूनी अधिकार आज के डेट में है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन ने क्या किया। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। आंतरिक अशांति मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी अगर जो है देश में कुछ आंतरिक अशांति चल रही है किसी भी वजह से, तो उस आधार पर लगा सकते हैं। अब इसमें मिसयूज हुआ यानी गलत प्रयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ राष्ट्रीय आपातकाल लागू करके। इसलिए 1978 में सरकार ने क्या किया, इस आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया, इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। यानी कि जब तक सशस्त्र विद्रोह का क्लियरिटी नहीं होता है तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लग सकता है, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। इसके अलावा और भी केस हैं, वो हम आपसे आगे चर्चा करेंगे जब हम आपको आपातकाल टॉपिक पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया, इसी आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। तो इसको अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ दिया गया है इसकी जगह पर। फिर इसके अलावा जो है राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल में हड़बड़ी ना हो, जल्दबाजी ना हो, एक बार देश भुगत चुका है। जब आपातकाल हुआ तो मूल अधिकारों का बहुत तगड़े से हनन हुआ। जैसे रॉलेट एक्ट के माध्यम से पकड़ के लोगों को जेल में भर दिया जा रहा था, वैसे ही कुछ केस चल रहा था, मूल अधिकारों को निलंबन कर दिया गया था। इस दौरान लोगों को ज़बरदस्ती जेल में ठूसा गया। तो राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश, रिटर्न रिकमेंडेशन, तो कैबिनेट की जब लिखित सिफारिश होगी तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। ये अच्छा प्रावधान था एक हिसाब से, ये 44वें अधिनियम द्वारा लाया गया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं करने की व्यवस्था की गई। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों को भी जो है बाधित किया था, मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा बोला गया किसी भी स्थिति में 20 और 21 तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी 20 और 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उनका हनन नहीं किया जा सकता है, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को बहाल भी किया गया जो न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड थी। ये भी 42वें संविधान संशोधन में गड़बड़ किया गया था, उसको यहाँ पर सही किया गया। कैबिनेट मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति को एक बार लौटाने की शक्ति दी गई। पहले क्या बोला गया था कि जो है राष्ट्रपति जो है मजबूर होगा, बाध्य होगा, लेकिन अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई कानून बनता है, कानून को कैबिनेट मंत्रिपरिषद की सलाह को यहाँ पर, वो तो हमने देख लिया पहले भी, यहाँ पर बात हो रही कैबिनेट या मंत्रिपरिषद की सलाह की। मान लीजिए किसी चीज़ से रिलेटेड कैबिनेट या मंत्रिपरिषद ने सलाह दिया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उससे बोलेगा कि अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि इसमें कुछ दिक्कत है तो बोलेगा कि कैबिनेट या मंत्रिपरिषद आप जो है इस सलाह को पुनर्विचार कर लीजिए, रिकन्सिडर कर लीजिए, ठीक है, आप इसको एक बार विचार कर लीजिए हमारे कहने पर। तो
लेकिन जब दोबारा से पुनर्विचार करने की सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी तो राष्ट्रपति उसे मानना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति को जो है कैबिनेट मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति को लेकिन जो पुनर्विचरित सलाह रहेगी यानी रिकंसीडर्ड एडवाइस रहेगी वो मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, 6 से 5 साल वापस कर दिया गया। तो ये भी दिक्कत थी, इसको भी ठीक कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, लागू हुआ था ये 1989 में। इसके अंतर्गत मतदान करने की जो आयु थी या वोट डालने का जो अधिकार था या भारत में वयस्क मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु या वयस्क मताधिकार 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से। वयस्क मताधिकार को संविधान के अनुच्छेद 326 में मान्यता दी गई है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज कहाँ पर दिया गया है, वयस्क मताधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, 326 में दिया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आपसे बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो 69 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1991 बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली का जो केंद्र शासित प्रदेश था, दिल्ली पहले केंद्र शासित प्रदेश थी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को इसने एक विशेष रूप से मान्यता दे दी, विशेष दर्जा दे दिया। किस चीज़ का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो दिल्ली को किस चीज़ के रूप में मान्यता दी गई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT, दिल्ली भी बोला जाता है। लागू हुआ ये 1992 में। दिल्ली के लिए 70 सदस्यों की विधानसभा का और साथ में 7 सदस्यों की मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। विशेष रूप से 70 सदस्यों की विधानसभा और 7 सदस्यों का मंत्रिपरिषद का गठन किया गया दिल्ली के लिए 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने क्या किया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में मान्यता दी। इस अधिनियम ने दिल्ली को विधानसभा सहित यानी विधानसभा भी दी 70 सदस्यों वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया। इसने संविधान में अनुच्छेद 239 AA भी जोड़ा। तो अनुच्छेद 239 AA किससे संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है। NCT दिल्ली को विशेष दर्जा देता है। ये अनुच्छेद 239 AA के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि जो भी मतलब राज्य होते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस विशेष रूप से। फिर हम बात करते हैं 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। तो 70 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, अगेन ये दिल्ली से संबंधित है और पुडुचेरी विधानसभा से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हमने आपको पहले भी चर्चा किया हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित मतलब जो जनता द्वारा चुने गए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो लोकसभा के MP भी शामिल होते हैं जो निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, राज्यसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी जाते हैं, विधानसभा के भी जाते हैं। लेकिन जो 70 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम था, इसने राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें विस्तार कर दिया यानी बढ़ा दिया। किसको और जोड़ दिया, तो इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, इन दोनों में विधानसभा, याद रखिएगा इन दोनों में क्या है, विधानसभा है। तो इन विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ दिया गया है। तो इन विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ दिया गया है 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। तो इसका मतलब है कि अब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं 86 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था इसने, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। तो एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है इस संशोधन के माध्यम से। 86 नंबर के संशोधन से ही मौलिक कर्तव्य की सूची में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य था। आपको याद होगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे? 10। 11वां मौलिक कर्तव्य अब जुड़ेगा 86 संशोधन से। तो 51A के जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना होगा 6 से 14 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है माता पिता की है। 86 संशोधन ने ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा। इसके अलावा 86 संशोधन ने अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया। अनुच्छेद 45 अब क्या कहता है? पहले ये अलग बोलता था, अभी ये कुछ और बोलता है। तो अनुच्छेद 45 अब क्या कहता है? 86 संशोधन के बाद राज्य को निर्देश देता है कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान किया जाए। यानी 0 से लेकर 6 साल, बच्चे का जब जन्म होता है वहाँ से लेकर 6 साल तक आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। चूँकि ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, DPSP में आता है, तो इसको लागू करने के लिए सरकार मजबूर नहीं है। अगर सरकार के पास संसाधन होंगे तभी इसको वो लागू करेगी, नहीं होंगे तो नहीं भी करेगी। आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो हम आगे क्लास में आपसे चर्चा करेंगे जब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम जब फर्क को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 86 नंबर संशोधन आपको क्लियर हो गया होगा। 86 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को याद रखिएगा किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया था? शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार के अंतर्गत? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में ही आपको 21A मिलता है। तो 21 के बाद 21A मिलता है, फिर 22 मिलता है, इस प्रकार से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। हमने आपसे पिछली क्लासेस में चर्चा किया था कि कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार इस समय भारतीय संविधान में हैं। उन्हीं में से एक है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, उसी के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को रखा गया। फिर हम बात करते हैं 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2003। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या को इसने सीमित कर दिया। मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या को सीमित करता है 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। साथ में राज्यों के मामले में जो विधानसभा है, तो जो राज्यों के मामले में विधानसभा है, तो विधानसभा का जो मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के मामले में भी 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो मंत्रिपरिषद के आकार की जो अधिकतम सीमा लगा दी गई है 15%, किसके द्वारा लगाई गई है? 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। तो 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसने मंत्रिपरिषद, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया है। तो मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा 15% कर दी गई है इस अधिनियम के माध्यम से। अब हम जो है आखिरी अधिनियम को पढ़ते हैं आज की क्लास का, उसके बाद हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे मूल संरचना के बारे में। 97 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में ये लाया गया था। सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग के रूप में मान्यता दिया था। अनुच्छेद 43B जोड़ा था इसने। तो 97 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने कौन सा अनुच्छेद जोड़ा था? अनुच्छेद 43B, सहकारी समिति को बढ़ावा देना। तो सहकारी समिति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B 97 नंबर के संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया 2011 में। 97 संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में एक भाग जोड़ा गया है 9B, याद रखिएगा 9B। संविधान में अभी अगले क्लास में हम आपको भाग पढ़ाएंगे। तो 9th भाग एक है, 9th A एक है और 9th B है। अगर आपको मालूम है कि 9th A और 9th B किस किस चीज़ से संबंधित है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्लास में हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। 97 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसने भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)C में
यूनियन और एसोसिएशन के साथ में सहकारिता शब्द को भी जोड़ा था। तो सहकारिता कोऑपरेटिव शब्द को जोड़ा गया था भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में। तो 19(1)(c) में या 19(1) गा में यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है इस इस संशोधन के माध्यम से। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। तो 97 नंबर का जो संशोधन है वो सहकारी समितियों के गठन का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है। तो याद रखिएगा, सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार के रूप में किसने घोषित किया है? तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अब यहाँ पर आपका क्लास समाप्त होता है। अब हम जितने भी संविधान संशोधन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की मूल संरचना और उसका विकास। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में 24 अप्रैल 1973 को प्रतिपादित किया था। आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। हजारों बार इस सवाल को परीक्षा में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने। केशवानंद भारती का प्रसिद्ध मामला था उसी में। तो केशवानंद भारती मामले में 24 अप्रैल 1973 को प्रतिपादित किया था। संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का पहले से कोई उल्लेख नहीं था। यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। तो न्यायिक व्याख्या का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वगैरह आया, उसी में इसका जन्म हुआ। और वो फैसला कौन सा था? तो केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसे हम बुनियादी संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना सिद्धांत। तो संविधान की कठोरता और लचीलेपन का जो संतुलन है, इसको भी मजबूती दी है। तो जो कठोरता और लचीलेपन का संतुलन बनाता है भारतीय संविधान, उसको मजबूत किया है बुनियादी संरचना के सिद्धांत ने। इसने एक प्रकार से क्या किया है, एक लिमिट लगा दिया है संसद पे कि आप कितना संशोधन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से लचीलेपन और कठोरता को दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। केशवानंद भारती मामले में जो निर्णय हुआ, संविधान के विकास में निम्नलिखित रूप से सहयोग दिया। कैसे कैसे दिया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी से हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये आपको हम एनसीईआरटी से लेकर अभी जो 5 मिनट तक हमारी चर्चा चलेगी वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो केशवानंद भारती मामले में निर्णय में जो हुआ, संविधान के विकास में कैसे सहयोग दिया, तो इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित कर दी गई। बार बार झगड़ा हो रहा था, इसी चक्कर में आपातकाल भी लगा। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति की जो सीमाएं हैं, संसद की जो सीमाएं हैं, उसको निर्धारित कर दिया गया केशवानंद भारती मामले में जो फैसला आया या मूल संरचना सिद्धांत द्वारा। यह संविधान के किसी या सभी भागों को संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है, लेकिन निर्धारित सीमाओं के अंदर, यानी मूल संरचना को ध्यान में रखते हुए। मूल संरचना प्रभाव बाधित नहीं होना चाहिए, इस क्राइटेरिया के अंतर्गत। केशवानंद भारती मामले में एक बात और स्पष्ट हो गई कि संविधान की मूल संरचना या उसके किसी बुनियादी तत्व का उल्लंघन किया जाता है अगर किसी संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसके बारे में जो न्यायपालिका का फैसला होगा वही अंतिम होगा। न्यायपालिका कहेगी ये गलत है, तो सरकार को मानना पड़ेगा कि हाँ भैया गलत है। बोलेगी सही है, हाँ ठीक है सही है, ठीक है। आपको एक कानून लाया था सरकार ने 2015 में 99 नंबर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया था सरकार ने, जो कि जुड़ा था जजों से संबंधित। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था इसी आधार पर। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संविधान संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। ये बातें क्लियर हो गई केशवानंद भारती मामले से। अब हम बात करते हैं मिनर्वा मिल्स वाद 1980। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 जो आया था, ये भी एक प्रकार से मूल संरचना के सिद्धांत को इसने और मजबूती दी, उसको और स्पष्ट कर दिया। क्या बोला इसने कि मूल अधिकारों, झगड़ा किसके किसके बीच में हो रहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में। संसद कह रही थी कि हम कोई भी कानून बना सकते हैं, मूल अधिकार जाए किनारे साइड में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता संविधान के मूल ढांचे या संरचना का आवश्यक लक्षण है।
तो मिनर्वा मिल्स वाद में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच में बैलेंस रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए, समरसता रहना चाहिए। ये संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप मतलब एक तरफा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। आपको बैलेंस को ध्यान रखना होगा। जो बैलेंस है, जो संतुलन है, ये एक प्रकार से किसका भाग है? संविधान के मूल ढांचे का, संविधान की मूल संरचना का। और चूंकि इसका भाग है तो इसलिए आप इसका अवहेलना नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और भी कि कौन कौन सी चीज़ें संविधान की मूल संरचना में आएंगी, इसका फैसला कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन कौन सी चीज़ें संविधान की मूल संरचना का भाग है नहीं है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में क्लियर किया। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व के बीच में संतुलन संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है। ऐसे ही कुछ और भी फैसले दिए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जो महत्वपूर्ण है संविधान की दृष्टि से सर्वथा उनको सुरक्षित किया है। और अगर कोई दिक्कत होगी तो सुप्रीम कोर्ट वो फैसला कर लेगी। तो इस फैसले से एक चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी जो याद रखिएगा कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है, इससे मूल संरचना का जो सिद्धांत है, इससे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में भी एक संतुलन स्थापित हुआ है। और साथ में जो संविधान की सर्वोच्चता भी स्थापित हुई है, संविधान की सर्वोच्चता भी स्थापित हुई है। जो इंदिरा गांधी के समय से जो चीज़ें चली आ रही थी उसमें संसद की सर्वोच्चता की बात करी थी कि संसद सुप्रीम है, जनता द्वारा चुनी गई, हम कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी पलट सकते हैं, लेकिन संविधान सर्वोच्च है, यह स्थापित किया गया मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा। फिर हम बात करते हैं एनसीईआरटी में आपके जो है 11th क्लास में दिया गया है संविधान की कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्थापना हुआ था इसका 22 फरवरी 2000 को। वर्ष आप याद रखिएगा सन 2000, डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसको वेंकट चलैया आयोग भी कहते हैं। अध्यक्ष इसके थे उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकट चलैया। एम.एन. वेंकट चलैया संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम से वेंकट चलैया आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया था, यानी मूल संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान के बुनियादी संरचना पर चोट पहुंचती हो। जब यह आयोग लाया गया था तो विपक्ष ने इसका बॉयकॉट किया था, बोला इसकी ज़रूरत नहीं, आपको लाने की क्या ज़रूरत है। विपक्ष को ऐसा लगा कि जो ये समीक्षा कराई जा रही है इसमें कहीं ऐसा ना हो कि संविधान का ही नुकसान कर दिया जाए। लेकिन जो आयोग था इन्होंने बहुत सावधानीपूर्वक इस चीज़ को देखा और बोला कि जो मूल संरचना है उसमें हम विश्वास करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे किसी भी कदम की इन्होंने सिफारिश नहीं की जिससे मूल संरचना को चोट पहुँचे। तो ये आप याद रखिएगा। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास थोड़ा बड़ी रही है लेकिन बहुत ही शानदार रही है हमारे तरफ से। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।